देश की सुंदरता है विविधता में एकता, लेकिन यह दुखद है। गांधी जी की हत्या के बाद मानवीय मूल्य कम हो रहे हैं। करीब 2 माहों से मणिपुर में जारी हिंसा शर्मनाक है। सरकार अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाकर इस पर रोक लगाए, ये प्रेरक शब्द हैं। देश के सुपरिचित चिंतक वक्ता फादर थॉमस मैथ्यू के जो आपने वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दी गई खास मुलाकात में कहे। इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड मीडिया में हम स्वागत करते हैं समस्त दर्शकों का। आज हम लेने जा रहे हैं राष्ट्रीय विचारक और एक बहुत अच्छे वक्ता फादर थॉमस मैथ्यू जी से राष्ट्रीय मुद्दों पर एक खास मुलाकात। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जिस समय भारत में राष्ट्रीय सद्भावना को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया हो, उस समय समस्त प्रबुद्ध जनों और देशभक्तों का हम आह्वान करना चाहेंगे उनसे कि वे इस साक्षात्कार पर अपनी प्रतिक्रिया दें और देश को सर्वोपरि माने, क्योंकि देश पर बहुत बड़ा संकट है। विदेशी कुशक्तियाँ भी हावी हो रही हैं। फादर थॉमस मैथ्यू जी, आपका स्वागत है। हमारा आपसे पहला सवाल होगा, क्या अब तक शहीदों और गांधी के सपनों का भारत बन पाया है? गांधी जी का भारत एक शांति का, सद्भाव का, भाईचारे का भारत था। जो राम राज्य की संकल्पना उनकी थी, मैं समझता हूं इन सभी की यही सब बातें आते हैं। लव, ब्रदरहुड, पीस, ऐसी चीजें काफी हद तक ये सब हमारे भारत में थे और है भी, लेकिन धीरे धीरे ये सब वैल्यूज, ये सब मूल्य खोते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हाल की माहौल देखते हुए ऐसा लगता है कि हम इन मूल्यों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं फादर जी, अपन ये दूर होते जा रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? अब इसमें लोगों की स्वार्थता बोल सकते हैं या फिर ईर्ष्या बोल सकते हैं, आपसी कड़वाहट, जो भी है। इन भाईचारा, प्रेम, शांति के मूल्यों के जो भी जितने भी विरोधी मूल्य है, उसका इसके अंदर आ जाना मेरे ख्याल से यही कारण है। तो शांति प्रिय होने से हो सकता है किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, वो उस पर जब लोग शांति के साथ जीते हैं, प्रेम भाईचारे के साथ गुजारा करते हैं, तो किसी किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, या किसी किसी ताकतों को, किसी गुटों को, ये सब हो सकता है। अभी इसका एग्जैक्ट कारण क्या है मैंने इसकी स्टडी नहीं की, लेकिन स्थिति आजकल जो बनती जा रही है वो संतोषजनक नहीं है, ये इतना तो तय है। कुछ लोगों ने, फादर जी आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ये नारा दिया कि नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, पर ये बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि जो पुराना भारत है उसकी संस्कृति ही नष्ट होती जा रही है, सद्भाव नष्ट होता जा रहा है। कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, उसके बाद में सद्भाव बिगड़ चला। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये भारत की सुंदरता उसकी क्या बोलेंगे, विविधता में। वो तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग प्रांत, अलग अलग क्या बोलेंगे, ट्राइब्स या फिर जनजातियां, सब कुछ हमारे देश में है। ये सब मिलके भारत एक सुंदर सा बगीचा बन जाता है। अब एक समाज या फिर एक धर्म के लोग या फिर कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग या फिर कुछ एक ट्राइब के लोग
ये सब ऐसे बोलने की कोशिश करें कि ये हम ही है, बाकी लोगों को मान ली कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो भारत की वो भावना निकल जाती है। हो सकता है कुछ लोग संख्या में ज़्यादा हो, कुछ कम हो, लेकिन ये विविधता में एकता, यही हमारा नारा रहा है और यही हमारी संस्कृति की सुंदरता है, भारतीय संस्कृति की सुंदरता है। तो ये हम सदियों से मानते आ रहे हैं, और जब तक वो आशय, वो संकल्पना हमसे मिट जाएगी तो मेरे ख्याल से फिर देश की सुंदरता भी मिट जाएगी। बहुत अच्छी सुंदर बात आपने कही कि विविधता में एकता, ये भारत की है विशेषता। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सद्भावना की आज राष्ट्र को बहुत ज़रूरत है। एक सवाल राष्ट्र हित में हम आपसे और करना चाह रहे थे कि धर्म में राजनीति और राजनीति की घुसपैठ क्या राष्ट्र घातक नहीं? धर्म में राजनीति घुसती और राजनीति में धर्म घुस गया। मेरे ख्याल से ये दोनों गलत बात है। राष्ट्र को, राजनीति को अपनी जगह रहना चाहिए, और धर्म को, ये दोनों का मिलावट बिल्कुल ना सिर्फ बुरा है लेकिन खतरनाक है। तो इसमें कई नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। आपकी बातों से हम बहुत सहमत हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस राष्ट्रीय सद्भावना एकता के लिए पिछले 52 सालों से कार्य कर रहा है। एक सवाल आपसे और, BBC लंदन और विदेशी मीडिया का ये विश्लेषण रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? हम आपको ले चलते हैं कन्हैयालाल हत्याकांड की ओर। जब से यह नारा दिया गया हिंदू राष्ट्र या राजनीति घुस गई धर्म में, तो तब से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैं अभी 61-62 का उम्र का हूँ। जब जैसे मैंने बचपन से देखा है, वो भावना अभी कम होती जा रही है, मतलब अल्पसंख्यकों के प्रति खास करके अल्पसंख्यकों की जो राइट्स जो है उनकी वो सब हो सके तो उसको निकाला जाए, इस प्रकार की कोशिशें हो रही है। बहुत बुरी, बहुत गलत बात है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर जो जनजातियों के लिए या किसी के लिए जो आरक्षित जो इसलिए रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान के द्वारा, ताकि जो कमजोर वर्ग है उनको भी ऊपर उठाया जाए। तो ये भी कोई भी सक्षम देश को ये करना चाहिए, केवल भारत में नहीं है, ये तो देश का कर्तव्य होता है। जिस देश के अंदर जो कमजोर वर्ग है, वो संख्या के मान से हो या धर्म के मान से या आर्थिक स्थिति से, जो भी किसी भी प्रकार से उनको ऊपर उठाना एक देश का कर्तव्य होता है। मतलब जितने भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान द्वारा दिया गया है, चाहे वो माइनॉरिटीज को हो या फिर दूसरे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हो, ये सब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी मेहरबानी किया जा रहा है उन पर, लेकिन ये एक देश का वास्तव में ये कर्तव्य होता है कमजोर को उठाना। अगर परिवार में मान लीजिए कोई कमजोर बच्चा है, बीमार बच्चा है, उसको एक्स्ट्रा ध्यान देना एक परिवार का कर्तव्य होता है। बस मैं इन चीज़ों को इसी प्रकार देखता हूँ। अब परिवार के कमजोर बच्चों को, चलो ये कमजोर है, उसको उस पर और जुल्म करते जा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ये मेरा मतलब। फादर थॉमस जी का साक्षात्कार पिछले दिनों में हमने प्रसारित किया, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। एक सवाल आपसे और, पिछले कुछ वर्षों से भारत में खास तौर पे ईसाई समाज पर अत्याचार बढ़े हैं, चर्चों पर हमले भी बढ़े, पादरियों के साथ हिंसा। मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए, नारायणपुर, झाबुआ, मेघनगर इसके उदाहरण हैं। कई प्रार्थना करने वालों को धर्मांतरण के आरोप में जेल पहुंचा दिया गया। आपके कार्य क्षेत्र इंदौर जिले में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं।
तो हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि मणिपुर जो अराजकता की आग में लगभग 57 दिनों से धू धू करके जल रहा है और 57 दिनों के बाद में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको कि हम कहने में भी हमको लज्जा आती है, शर्म आती है कि ईसाई मिशनरी की महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। एक प्रार्थना कर रही थी चर्च में, उस पर बम फेंक दिया गया, वो महिला भी शांत हो गई। तो ऐसे दौर में मणिपुर की हिंसा थमे, आपके क्या सारगर सुझाव होंगे राष्ट्रीय? मणिपुर के बारे में जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, मुझे बहुत बहुत दुख होता है। सबसे पहली बात यह है, मैं सच में दुखी हूँ और प्रार्थना करता हूँ उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, और जो लोग विस्थापित हो गए हैं, जिन बेघर हो गए हैं, जिनका घर जलाए गए, उनके लिए जल्दी से जल्दी कुछ निजात मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दूसरी ओर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये जो मणिपुर की बातें सोचकर, क्योंकि लगभग 2 महीने होने को है ये उपद्रव और ये सब संघर्ष अभी भी चल रहा है। इसको क्यों निपटाया जाता है, ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। हमारा देश, हमारा प्रदेश या फिर हमारे जो भी प्रशासन शासन इतना कमजोर नहीं है कि ऐसी मामलों को अब तक नहीं सुलझा सके। हमारा देश ऐसा सशक्त देश है, पड़ोसी देश को जाके हम हरा सकते हैं, शांति बहाल कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हमारे अंदरूनी एक केस, एक मामला है एक स्टेट का अभी कुछ, उसको हम क्यों नहीं निपटा पा रहे। इसमें गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मणिपुर की पुलिस है, भारतीय सेना के टीम है, इतने सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद ये मामला अभी तक सेटल नहीं हो रहा। ये बहुत आश्चर्य की बात है, दुख की बात तो है ही। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जाके कुछ इच्छा शक्ति की कमी मुझे नजर आ रहा है। यानी कि जैसे हमारे देश की शक्ति, हमारे प्रशासनिक कुशलता जिसे हम देखते हैं अब तक, उसके हिसाब से ये सब कुछ ही समयों में निपटाया जा सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो बहुत दुख की बात है और आश्चर्य की बात है। फादर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मणिपुर की घटना के खिलाफ ईसाई समाज की क्या भूमिका रही? संगठन ने कोई प्रदर्शन किया क्या? कोई राष्ट्रपति को ज्ञापन या प्रधानमंत्री को दिया गया हो? अब हमारे यहाँ के धर्मगुरु, जो हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको का, इनका ये मानना है जुलूस निकालना या फिर ये सब करना मौजूदा हालत में कोई, क्योंकि वहाँ पर भी कोई जुलूस निकाल के उन्हीं को कुचल के ये सब हुआ है। तो हमें उनका ये कहना है कि, और हमसे आह्वान किया है कि हम जम के प्रार्थना करें। प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु ईश्वर जो है सब कुछ देखने वाले हैं और सभी समस्याओं का समाधान खोजने में वो मदद करने वाला है। तो हम सबके लिए, समूह के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम तो बिल्कुल करेंगे, कहीं ना कहीं जब विज्ञापन वगैरह ये सब सिलसिला होता रहेगा, लेकिन उससे ऊपरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि हम इस स्टेट के लिए और वहाँ के जब जिम्मेदार लोगों के लिए और वहाँ के पीड़ित लोगों के लिए मन ही मन प्रार्थना करें। यही हमारे लिए आदेश और आह्वान दिया है। बहुत अच्छे विचार आप व्यक्त कर रहे हैं। साक्षात्कार थॉमस जी का जारी है। आज के साक्षात्कार का हमें एक और सवाल करना चाहेंगे आपसे। जैसा कि वर्ल्ड मीडिया का खुफिया इनपुट है कि इसमें चाइना का हाथ है, विदेशी शक्तियों का हाथ होने की पूरी आशंका है। आपको हम बताते चलें कि मणिपुर में
50% उग्रवादियों के पास से जो बाइकें जब्त हुई हैं वो बनी हुई कहाँ की, चाइना की। तो ऐसे समय में जब राष्ट्र इतने संकट में है तो मणिपुर को बचाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और वहाँ के नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मणिपुर के नागरिकों से। मणिपुर नागरिकों से मेरी सहानुभूति है बिल्कुल, और उनसे डेफिनेटली मैं आग्रह करूंगा, अगर ये इस प्रकार के उग्रवादी या फिर अप्रसन्न घटनाओं में इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति पेशेंस क्या बोलेंगे, धैर्य कायम रखे, धैर्य बनाए रखे, और ये सोचे कि हमारा देश का ये कल्चर नहीं है, हमारे देश की संस्कृति नहीं है इस प्रकार की लड़ाई झगड़ों में पड़ना। अगर मनमुटाव कभी भी हुआ है, हमने उसको समय पर सुंदरता के साथ उसको निपटाया है, हमारे लीडर्स, हमारे नेताओं के, हमारे प्रशासकों के सब मेहनत से। तो इस स्थिति को ऐसे बरकरार होने न दे, ये मेरी तरफ से उन सभी से अपील है, क्योंकि शांति जो है उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। हम लड़ते जाए, झगड़ते जाए, समस्या खड़ी करते जाए तो उसका कोई समाधान कहीं भी किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। फादर थॉमस मैथ्यू जी के इस सालगिरह साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम वर्ल्ड मीडिया की ओर से मणिपुर की जनता से अपील करेंगे वो किसी बहकावे में न आएँ और राष्ट्रीय एकता बनाए रखें, और ये याद रखें कि सद्भावना से और सर्वधर्म एकता से राष्ट्र मजबूत होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप देश को मजबूत बनाने के लिए आगे आएँ। वर्ल्ड एक्सप्रेस और वर्ल्ड मीडिया आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जय